Supply curve means, as just I told, supply curve means diagrammatic or graphical presentation of supply schedule. If supply schedule is of two types, so as a result, supply curve will also be of two types. First is individual supply curve. Second would be market supply curve. So firstly, we draw the diagram of individual, उसके बाद market का, ठीक है? तो individual supply curve में नीचे लिखना है आपने supply on y-axis price in rupees, supply of any good भी लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20. 2, 4, 6, 8. Otherwise, there is no need to join the points. But first time कर रहे हो, first time ये concept introduce हो रहा है. That is why. Otherwise, सीधी एक line ही बाद में draw करेंगे. So when price is 2 rupees, supply is of 5 units. 4 rupees पे 10, 6 पे 15. एक मिनट नीचे values. So when we join these points properly, तो ये बन जाता है हमारे पास SS supply का. SS इसका नाम है. SS जैसे DD डिमांड कर्व, तो सेम वे SS मीन सप्लाई कर्व. सो ऑब्जर्वेशन क्या बन रही है यहाँ पे? सप्लाई कर्व शोज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. वन इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस. मेन कॉज क्या है? कॉज है प्राइस, ठीक है ना? सप्लाई के करके प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता, प्राइस के करके सप्लाई ऊपर नीचे होती है. तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. डाउनवर्ड कहना हो, इसी को दूसरे तरह से बोलना हो, प्राइस फॉल्स 8 से कम होके 6 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, तो ऐसे इधर से कहेंगे 20 से कम होके 15 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, दोनों तरह बोल सकते हैं. सो प्राइस के राइज के साथ सप्लाई भी राइज कर जाती है, प्राइस की फॉल के साथ सप्लाई भी फॉल करती है. अब बस ये बन गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व. सो नाउ इन अवर दैट एग्जांपल वी हैव अज्यूम्ड दिस 3 consumers, 3 suppliers we have assumed. तो हमें फिर 4 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, 3 sellers के, 3 firms के और लास्ट वाला मार्केट का, ठीक है? तो थोड़े छोटे छोटे से डायग्राम फिर से हॉरिजॉन्टली बनानी है, नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली बनानी है 4 डायग्राम. अगर कॉपी पे पूरा नहीं आता तो रजिस्टर को थोड़ा रोटेट कर लो, विड्थ वाली साइड से बना लीजिए. Otherwise there is no need to take 3 examples, टाइम लग जाता है. चलो अब हमने ले लिया तो we have to make ये फॉर्म A या सेलर A, ये फॉर्म B, ये फॉर्म C, ब्रैकेट में A plus B plus C. Again on all y-axis price, on all x-axis supply. Okay, सबने लिख लिया. On all the 4 y-axis price to be shown, सभी x-axis पे supply. Again same points. Price same है सबके लिए 2, 4, 6, 8. सेकेंड में सप्लाई कितनी थी? 10 से स्टार्ट हो रहा था सेकेंड टेबल, 10, 15. तो स्टार्ट वही से 5 से करना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20 और ये जाएगा अप टू 25. नाउ 2 रुपीस प्राइस पे सेकंड सेलर इज रेडी टू सेल 10 यूनिट्स, तो 2 इज टू बी जॉइंड विद 10. 4 के ऊपर 15, 6, 20, 8, 25. All points to be joined. SS supply. Third seller के लिए supply starts from 5, 0, 5, 10. Okay. 0, 5, 10, 15. Now 2 rupees price पे third seller, मेन यहाँ पे आपने difference आएगा. 2 rupees price पे he does not want to sell anything, so इसका मतलब इसका point will start from here only. 2 rupees price पे उसकी सप्लाई 0 है, तो 0 इधर से 2 rupees इधर से, पॉइंट विल कम हियर ऑन y एक्सिस. फिर 4 rupees प्राइस पे 5 यूनिट्स, 6 पे 10, 8 पे 15. नाउ पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड. दैट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 2 वाले पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट.
नाम वही है इसका, एसएस सप्लाई का। ये 2 रुपीज प्राइस वाला आपको पहले ही बता दिया था कि इस सेलर को ये लगता है ही डज नॉट फाइंड दिस प्राइस सुटेबल फॉर हिम, उसका नहीं दिल करता बेचने के लिए, कोई कंपल्शन है नहीं, एवरीबडी इज फ्री टू डिसाइड। सो ये जो 2 रुपीज, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर ये इतना इंटरसेप्ट बचा, फॉर्मली अगर इसको कहा जाए तो मैथ्स की लैंग्वेज में, तो ये कहेंगे कि वाई एक्सिस के ऊपर ये इतना इंटरसेप्ट है, इतना हिस्सा छोड़ के कट करके लाइन जा रही है, तो ये प्राइस बन गया रिजर्व प्राइस या मिनिमम रिजर्व प्राइस। शायद बुक पे ये वर्ड भी लिखा हुआ है, मिनिमम रिजर्व प्राइस। ही डज नॉट वांट टू सेल एट दिस प्राइस, तो इसकी सप्लाई का विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द कॉम्बिनेशन मिक्सचर एडिशन ऑफ ऑल थ्री। तो उसके पॉइंट्स हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। जी 2 रुपीज पे कितनी थी सप्लाई मार्केट की? 15 से स्टार्ट हो गए, 60 तक जा रहे हैं। ओके, फिर थोड़ा पास लेने पड़ेंगे, 60 तक आ गए। When price is 2 rupees, market supply is 15 units. 2 is to be joined with 15. 4 with next कितना? 30. 4 rupees price पे market supply 30. 6 rupees पे 45. 6 rupees 8 rupees price पे 60. Now these points are to be joined. Again ये बन जाएगी SS supply का थोड़ी सी फ्लैट बनी है, फ्लैट इस करके बनी है क्योंकि दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ दीस थ्री। तीनों वैल्यूज को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि इधर वेरिएशंस है, किसी की ज्यादा सप्लाई किसी की कम है, तो अल्टीमेटली फिर हमें थोड़ी सी फ्लैट शेप की बनेगी, बट रिलेशन सेम ही है, हाई प्राइस लेस सप्लाई, लेस प्राइस मोर सप्लाई। ठीक है, ये है इसका। ये पेपर में एज सच नहीं आएगा कि ड्रॉ मार्केट सप्लाई, अगर आया भी डायग्राम तो भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बना के दिया होगा, आपको कहा जाएगा आइडेंटिफाई करो कोई नाम देके ये कौन सा डायग्राम है, मान लो। उसके बाद मार्च वाला पेपर वो तो एज यूजुअल ही होना है, जैसे सब्जेक्टिव होता ही है। अगर आ भी जाए तो देयर इज नो नीड टू शो दीज पॉइंट्स 2, 4, 6 प्राइस और सप्लाई, ये कुछ नहीं करना, बस आपने सिर्फ ये जो कर्व है बस उसकी स्लोप ड्रॉ कर देंगे, कर्व को ड्रॉ कर देना, प्लॉटिंग पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए विद दिस आगे एक दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लीनियर सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप। ये इस तरीके से नहीं करना है हमने, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लीनियर सप्लाई कर्व, इसको कुछ नहीं करना। ये वाला जो पार्ट है हमारा प्रैक्टिकली जब हम आगे सप्लाई कर्व्स करेंगे, आगे आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आएगा, डिग्रीज करेंगे तो ये पॉइंट उसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। और एक आगे आएगा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये पॉइंट उसके अंदर ही आ जाना है। तो यहाँ इसको ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में नहीं करना, पेपर में भी नहीं आएगा। ठीक है, इक्वेशन नहीं आएगी आपको। आगे आ जाए जो मेन है हमारा, क्योंकि ये सारा पार्ट हमारे आगे वाले हिस्से में पूरा कवर हो जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, जस्ट लाइक एनी अदर लॉ जो अब तक हमने किए हैं, कौन कौन से किए हैं? एक किया लॉ ऑफ डिमांड अब तक किया है, एक हमने पीछे किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक के सिलेबस में ओनली 2 लॉज हैव बीन डन, आगे आप और भी बहुत सारे पढ़ोगे। तो ऐसे ये लॉ ऑफ सप्लाई व्हेनेवर वी हैव टू स्टार्ट, तो ऐसे ही स्टार्ट करना है एनी लॉ की लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स, टेल्स या स्टेट्स दैट other factors remaining constant, other factors remaining same, comma, with an increase in price, quantity supplied also increases, and with a fall in price, quantity supplied also falls. Quantity supplied of a commodity also falls. Full stop कह के करके उसके बाद आप क्या कहेंगे? There is a, कौन सा रिलेशन अभी बताइए? पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। वर्डिंग जैसे मर्जी लिख लो, विद ए राइज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी आल्सो राइजेस, विद ए फॉल इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स। डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन, बस इतना ही लिखना है। साथ में ये वर्ड्स कहना वेरी इंपॉर्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब वो अदर फैक्टर्स क्या है इसके बाद पहले ये देख लीजिए जरा, बुक से ही देख लो, ये सिंपल ही है। आगे दिया हुआ है एक सप्लाई शेड्यूल और एक डायग्राम, तो यहाँ पर ये सेम है जैसे जो इंडिविजुअल वाला टेबल बनाया ना इंडिविजुअल वाला टेबल, वो सेम ही है। सो आई डोंट थिंक कि अभी इसकी दोबारा से जरूरत है,
अपने आप से कोई भी एग्जांपल का आप टेबल बना सकते हो, बस पॉजिटिव रिलेशन शुड बी देयर। अगेन सप्लाई कर्व जो भी इंडिविजुअल वाली बनाई है, ओनली इंडिविजुअल वाला शेड्यूल और इंडिविजुअल वाली डायग्राम सेम, बाकी सारा सेम। अब है कि वो जो अदर फैक्टर्स हैं वो बेचारे अदर क्यों कहलाते हैं या उनको क्यों अलग से कर दिया जाता है। तो ये जो भी इकोनॉमिक लॉज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद हो बिगनिंग में वी हैव डन वन डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो का, तो उसमें एक जगह आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक उसके फीचर्स में एक पॉइंट आया था। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं उसमें किसी दो चीजों का रिलेशन स्टडी करने के लिए बाकी सबको अज्यूम कर लिया जाता है कि उनका आपस में कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं होता, कोई उसके चेंज्ड बिहेवियर की स्टडी नहीं की जाती, उसको स्टैंड स्टिल माना जाता है। एंड वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वी का मतलब इकोनॉमिस्ट स्टडी ओनली रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट माना जाता है। तो अब वो जो अदर फैक्टर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर नाम दे दिया जाता है एजम्पशंस। एजम्पशंस आया वर्ड अज्यूम से, मान लें, है नहीं बट मान के चलना है कि वो कांस्टेंट रहते हैं। अच्छा, अब जितने हमने फैक्टर्स किए, अब मैं एक बार बोलती हूँ, आप अपने मन में रिकॉल करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सारे मिक्स्ड बोल रही हूँ, इंडिविजुअल और मार्केट वाले। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, उसके बाद किया था ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स का प्राइस, उसके बाद किया था फैक्टर इनपुट्स का प्राइस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, फिर गोल ऑफ द फर्म, फिर किया था दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी, फिर किया था एक नंबर ऑफ फर्म्स या नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स, फिर एक आया था गवर्नमेंट पॉलिसी, एक आया था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक आया था नेचुरल फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। वो दो तीन मैंने बोला था वो लेस इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी स्किप्ड, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इन सभी में जो प्राइस वाला फैक्टर है दैट इज ए वेरी डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट का मतलब जो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है फॉर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका ज्यादा असर होता है, वो डोमिनेंट चीज होती है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग वर्क इज गोइंग ऑन, आप सभी चुपचाप सुन रहे हैं, ओनली आई एम एक्टिवली स्पीकिंग, तो इसका मतलब मेरा रोल डोमिनेंट चल रहा है इस समय। अब मैं चुप कर जाऊं, आप बोलो, तो आपका रोल डोमिनेंट होगा, ठीक है। डोमिनेंट मतलब जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव फोर्स है वो। तो ऐसे ही जो प्राइस है दैट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन एनी स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको अलग रख लिया जाता है और बाकी के सारे फैक्टर्स को अलग कर लिया जाता है। अब हमने कहना है एजम्पशन में कि वो सारे सेम रहे, कांस्टेंट रहे, कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में नो चेंज इन फैक्टर इनपुट्स का प्राइस, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन, सारे कर लो, सारे अपने मन में सबके साथ नो चेंज, दे रिमेन सेम, ठीक है। जॉइंटली प्रोड्यूस गुड, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ फर्म, टेक्नोलॉजी, फैक्टर, सब कुछ स्टैंड स्टिल, ओनली सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। तो प्राइस में चेंज आने के करके अगर सप्लाई ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करती है, हाँ जी बेटा, तो सप्लाई ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करती है, एग्जिबिट मतलब दिखाती है, तो कहलाता है ये इस लॉ ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूड रखे हो ना, चल ही रहा है, मैं बंद करूंगी, फिर अब ये बीच में जब बंद होगी तब ब्रेक ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद है, ये हो गई एजम्पशंस, उसके बाद है कॉजेज फॉर द ऑपरेशन। अपनी एजम्पशंस में एक करेक्शन कर लीजिए, जहां पर भी ये लिखा है प्राइस ऑफ, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वहां पे रिलेटेड वर्ड को डिलीट करके वहां पर कर लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज हम रिलेटेड से नहीं कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं करना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब कॉजेज क्या है, कॉजेज 3 मेन कॉजेज हैं इसके। फर्स्ट है, बड़े सिंपल से इजी कॉजेज है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी सेलर हो, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक्स वाला कोई ना भी पढ़ा हो, कोई भी एक आम इंसान, एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड, कोई बंदा काम तब करेगा जब उसको कोई प्रॉफिट दिख रहा होगा, ऑब्वियसली तब करेगा। तो कोई सेलर वुड लाइक टू सेल मोर, अगर हाई प्राइस है तो ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू सेल मोर, क्योंकि हाई प्राइस के ऊपर उसको ज्यादा मनी इज कमिंग टू हिम, तो हाई प्राइसेस आर ए वेरी मच अट्रैक्शन फॉर हिम, उससे उसका प्रॉफिट बढ़ता है। ऑन दी अदर साइड, तो वो ज्यादा सप्लाई करता है। ऑन दी अदर साइड, इफ देयर इज लेस प्राइस, तो लेस प्राइस डज नॉट सीम वेरी ल्यूक्रेटिव टू हिम। ल्यूक्रेटिव का मतलब ही अट्रैक्ट करने वाली चीज, तो ल्यूक्रेटिव नहीं लगता है उसको, लेस प्राइस मतलब पैसे बचते नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं बचता है, यहाँ प्रॉफिट कम बचता है।
बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं बचता है, थोड़ा बहुत होता है, बट थोड़ा होता है तो उससे इतना एनकरेजमेंट नहीं आती, इतना उत्साह नहीं होता है, तो लेस प्राइस ऑफर्स हिम लेस प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली फिर यही लॉ काम करता है उसके माइंड में, उसके दिमाग में, कि ज्यादा प्राइस हो तो मैं ज्यादा सेल कर दूं, कम प्राइस हो तो मैं लेस सेल कर दूं। पहला तो यही है, ठीक है। लॉसेस यहाँ लिखा है, लॉस के ऊपर ऐसा नहीं होता कि नुकसान उठा के कोई इंसान काम करता है, लॉस का यहाँ पर दूसरी तरह से मीनिंग है, प्रॉफिट कम होता जाता है तो उसको एनकरेजमेंट भी कम ही होती है ज्यादा बेचने की, या इस सेंस में हमने कहना है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मीनिंग है कि जब होते हैं हाई प्राइसेस तो प्रोड्यूसर्स ब्रिंग आउट देयर स्टॉक फॉर सेल एंड रेज द सप्लाई। जब मार्केट में मोर प्राइस इज गोइंग ऑन तो सेलर्स की एक, कोई भी सेलर हो अपने आप को ही रखे, कोई किसी को कहने की बजाय, व्हेन मोर प्राइस इज देयर इन द मार्केट तो सेलर्स को लगता है कि अभी निकाल दो, जितना स्टॉक में है वो भी निकाल दो, अपना सामान बेच दो, जितना बेच सकते हैं बेच दो। ऐसा ना हो भी आने वाले टाइम में प्राइस कम हो जाए या गिर जाए या लोग ही ना आए, खरीदे ही ना, ड्यू टू एनी रीजन, मार्केट में की अनसर्टेनिटीज तो हमेशा ही होती है। तो वो अगर हाई प्राइस चल रहा है तो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स दे ऑलवेज फील वेरी नाइस, वेरी गुड कि भी ज्यादा सामान बेच दे। तो फिर इसका मतलब उनके माइंड में यही बात काम कर रही है कि ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो ले लो, फायदा उठा लो, तो वो ज्यादा अपना स्टॉक वाला सामान भी निकाल निकाल के बेचते हैं। इसका मतलब व्हेन दे टेक आउट थिंग्स फ्रॉम स्टॉक दैट मींस दे आर इंक्रीजिंग द सप्लाई। अभी आप जाते ही हैं मार्केट में, अभी दिवाली वाले दिन चल रहे हैं तो कितने बाजारों में रश है, दुकानदार अपना जो भी सामान है निकाल निकाल के बेच रहे हैं कि अभी ग्राहक आएंगे, अभी मार्केट बहुत अच्छे चल रही है, तो अपना सारा सामान निकालते हैं, स्टॉक भी निकालते हैं कि ज्यादा प्राइस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिवाली बीत जाएगी, फिर महीना ठंडा पड़ा रहेगा, लोगों ने कर ली खरीदारी, जो शॉपिंग करनी कर ली, फिर बैठ जाते हैं टिकते हैं ना, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब प्राइस ज्यादा हो तो सेलर्स को अट्रैक्शन होती है ज्यादा बेचने में। थर्ड है एंट्री या एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। ये पॉइंट आएगा, यहाँ भी आएगा, एक आगे करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट तब भी ये पॉइंट आएगा। तो इसका मीनिंग है एंट्री एंड एग्जिट। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं ना मल्टीप्लेक्सेस में, एक गेट के ऊपर दरवाजे पे लिखा होता है एंट्री, इधर से अंदर आ जाओ, एक साइड पे बने होते हैं ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा एग्जिट, यहाँ से बाहर निकल जाओ, है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, मार्केट में कोई गेट नहीं लगा होता, ये तो कहने का तरीका है। इसका मतलब है कि जब मार्केट में प्रोड्यूसर्स कम सेलर्स को हो रहे होते हैं प्रॉफिट्स, बड़ा अच्छा चल रहा है मार्केट में, तेजी वाला बूम वाला टाइम है, प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो रहे हैं, तो उनको देखा देखी मेनी अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन द मार्केट एज सेलर्स। वो भी आ जाते हैं, अच्छा इनको फायदा हो रहा है, मैं भी ये काम शुरू कर लूं, मैं भी, लेट मी ऑल्सो स्टार्ट दिस वर्क, मुझे भी फायदा हो जाएगा, ये इसको तो इतना फायदा हो रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, कई सारे और लोग भी आ जाते हैं। तो जब अदर पीपल ज्वाइन द मार्केट एज सेलर्स, कंज्यूमर नहीं, एज सेलर्स, तो क्या होगा, टोटल मार्केट सप्लाई में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हो जाएंगी, ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाएंगी। 10 लोग पहले बेच रहे हैं, 2-4 और आ गए तो अब 13-14 हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स विल इंक्रीज। तो जब वो आएंगे तो आके वो भी तो कुछ ना कुछ बना के बेचेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे। तो व्हाट विल हैपन टू टोटल मार्केट सप्लाई, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्यों आए सेलर्स, प्रॉफिट के लालच में आए, हाई प्राइस के लालच में आए, तो सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई, ज्यादा प्राइस तो ज्यादा सप्लाई होगी, लालच में आए कि हमें भी प्रॉफिट होगा। ऑन दी अदर साइड जब होता है मार्केट के अंदर लॉसेस, सारे सेलर्स को हर टाइम एक जैसा प्रॉफिट नहीं होता, किसी को ज्यादा किसी को कम, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशन एंड वेरियस रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आगे आगे और भी करेंगे हम लोग। तो अब क्या होता है, जिनको हो रहे होते हैं लॉसेस, तो उनमें से कई सारे मार्केट छोड़ भी देते हैं। मार्केट छोड़ने का मतलब, ये 5 मिनट्स का जीरो पीरियड था, आई हैव यूज्ड इट, पहले 10 मिनट वेस्ट हो गए थे ना, पीरियड अपना ही है बेटे, आराम से तसल्ली से बैठो, वो खुला टाइम है अपने पास। तो जब होते हैं लॉसेस तो सम सेलर्स दे लीव द मार्केट, किसी को घाटा ही पड़ रहा है, नुकसान ही हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली सारी उम्र नहीं बैठा रहेगा, कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, अगले साल प्रॉफिट, अब सारी उम्र थोड़ी बिता देगा लॉस के चक्कर में, साल देखेगा, 2 साल देखेगा, लगातार ही घाटे पड़ रहे हैं तो छोड़ देगा काम, कोई और काम करेगा। तो जब ऐसे लॉसेस होते हैं तो सम सेलर्स दे लीव द मार्केट, छोड़ देते हैं काम को। when they leave the market तो what will happen to total number of firms, will get reduced or increase? reduce, घाटा पड़ गया, छोड़ दिया काम, 2-4 छोड़ के चले गए, reduce हो गया नंबर। तो अगर number of producing firms gets reduced, what will happen to total market supply? It will also decrease।
तो चाहे वो पहले जब थे घाटा भी खा रहे तो भी कुछ ना कुछ तो बना तो रहे ही थे, बिक नहीं रहा था वो अलग इशू है, बट बना के कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे। बट नाउ व्हेन दे हैव लेफ्ट द मार्केट, छोड़ ही दिया, एग्जिट करके, एग्जिट मतलब छोड़ के चले गए, काम बंद कर दिया अपना उन्होंने, तो नाउ नंबर ऑफ फर्म्स विल बिकम लेस, एज ए रिजल्ट लेस प्रोडक्शन विल बी देयर एंड लेस सप्लाई विल बी देयर। तो ये इसका मतलब ये तीनों केसेस में क्या हो रहा है कि हाई प्राइस अट्रैक्ट्स द सेलर्स, वो ज्यादा आके काम करके बना के बेचते हैं, और लेस प्राइस उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो कम सप्लाई करता है। ये है इसके इसके जैसे वो डिमांड वाले का था, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, यही रखो। तो ऐसे यहाँ पर ये आ सकता है, व्हाई डज लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट, ऑपरेशन का मतलब क्यों काम करता है। तो ये 3 रीजंस है। आगे है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब पहले भी बताया था, एक्सेप्शंस का मतलब लिमिटेशंस, मींस ऐसी सिचुएशंस इन विच दिस लॉ डज नॉट वर्क। कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे हम कई बार बोलते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, भाई 99% ऐसे ही होता है, एक आधा परसेंट कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे 99% ऑफ द पीपल, नॉर्मली हम सबके 5 फिंगर्स होती हैं, बट कोई एक आधा हम देख ही लेते हैं कहीं, एक आधा कोई किसी के 6 फिंगर्स भी होती हैं। तो अब 6 फिंगर्स वाले को ये थोड़ी कहना तू खत्म हो जा, तू दुनिया में क्यों आ गया। तो ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो ऐसे ही ये लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं जब ये लॉ काम नहीं करता है। अब वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर के ऊपर या ह्यूमन डिसीजंस के ऊपर? नेचर के ऊपर। तो अब नेचर, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो भी चीजें नेचर पे डिपेंड करती हैं, उनमें लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर सकता। रीजन ये कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें, मार्च के एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में वीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है, बैसाखी के आसपास तकरीबन हो ही जाती है ना। अच्छा, उस समय वीट जितना आ गया मार्केट में, काट दिया सारा, हार्वेस्ट करके आ गया, उस समय उसका जो वीट का प्राइस है उसको चाहे जितना मर्जी हाई कर दो, कैन द सप्लाई ऑफ वीट बी इंक्रीज्ड? एक बार हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद मान लो 5 क्विंटल 10 क्विंटल आ गया मार्केट में, ग्रेन मार्केट में आ गया, उसके बाद चाहे जितना मर्जी प्राइस ऊंचा कर दो उसका, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। सप्लाई कब बढ़ेगी? अगले साल फिर उसको पहले सोइंग करो, साल भर का टाइम बीते, दोबारा फसल होगी तब जाके होगी। बट उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई कहे कि वीट की सप्लाई बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी, जितना मर्जी हाई प्राइस कर दो। इसका मतलब ये लॉ ने काम नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि हाई प्राइस से ज्यादा वीट आए, पर नहीं आएगा, क्योंकि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसका एक हर जेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी प्लांट के ग्रो करने का, 8 महीने 10 महीने, उसके पहले वो चीज आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क। उसके बाद है सेकेंड इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। नॉर्मली ये भी ज्यादातर खाने पीने वाली ही चीजें होती हैं, कोई और भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एडिबल, एडिबल मतलब खाने पीने वाली चीजें, तो वो खराब हो जाती हैं जल्दी, तो उनको लिए भी ये लॉ ऑफ सप्लाई हर समय काम नहीं करता। कभी आपने ध्यान किया हो, पेरेंट्स के साथ गए हो, जाते तो नहीं होंगे पर चलो बड़े हो रहे हैं तो जाएंगे कभी, फ्रूट मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में, जैसे जैसे रात होती जाती है तो वो सब्जी बेचने वाले क्या करते हैं कि मैंने सब्जी निकाल के जाऊं, कीमत कम भी कर देते हैं। जो चीज शाम के 5 बजे 100 रुपए किलो बेच रहे थे, वो रात के 11 बजे आते आते वो 10 रुपए किलो पे भी बेचने को तैयार होंगे, क्योंकि अगर उसको रखे रखा तो खराब हो जाएगी, तो खराब हो गए मुझे कुछ भी नहीं मिलना, इससे अच्छा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं जो मुझे 10-20 रुपए मिल रहे हैं मैं वही ले लूं। क्यों? क्योंकि वो चीज पेरिशेबल नेचर की है। कोई ऐसे ही कोई मिल्क मैन है, दूध वाले हैं, तो वो कहें कि मुझे दूध का अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो नहीं, मैं दूध बेचना ही नहीं, वो रख ले अपने ड्रम में, दूसरे दिन ही खराब हो जाएगा। दूसरे दिन क्या, जैसे ही दोपहर होगी दोपहर तक आते आते ही खराब हो जाएगा, तो अगला बेचता है अपने सामान को। ठीक है, इसका मतलब पेरिशेबल आइटम्स को फॉर ए लॉन्ग टाइम उसको इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता, स्टॉक नहीं कर सकते। हो सकता है एक आधे दिन के लिए कुछ चलो फ्रिज में रख लिया, फ्रीजर्स में रख लिया, बट कोई ऐसी जो जल्दी यूज करने वाली चीजें उनको लंबा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इस करके उनके ऊपर ये लॉ काम नहीं कर पाते, फिर निकालते हैं वो कम प्राइस पे भी निकाल देते हैं, अपनी चीज को बेच देते हैं। ठीक, उसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसके साथ ब्रैकेट करके आप प्लीज लिखिए, टू बी डन इन चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। जो ये लॉ ऑफ रिटर्न वाला पॉइंट है, ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा लेसन ही है, 2 लाइनों में पूरा लेसन आएगा, ये हम आगे करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में। तो भी आप नोट कर लो, टू बी डन या विल बी देयर इन चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन।
व्हेन वी डू दैट चैप्टर तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक या ऑक्शन ऑफ गुड्स। सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, तो जब पुराना स्टॉक पड़ा होता है, पुराने डिजाइन वाला कोई सामान पड़ा होता है, तो मेनी टाइम्स सेलर्स या फर्म्स दे वांट कि ये सामान को निकालें, जगह खाली करें, नया सामान लेके आए। जगह तो उतनी होती है तो और सामान रखने के लिए पहले पिछला स्टॉक क्लियर हो। तो उसके लिए आपने कई बार अभी देखोगे, इसलिए तो सबने ही देखा होगा, सेल लगा देते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, या एक के साथ एक फ्री, या ऑफ सीजन सेल्स 50% ऑफ, 40% ऑफ आता है। जैसे ये सर्दियां खत्म होंगी ना, फरवरी के एंड में जितने सर्दियों वाले स्वेटर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, सेल लगा देते हैं, निकालो सामान को। क्यों? क्योंकि वो सामान निकलेगा तो ही अगले साल में कस्टमर्स हमेशा नए सामान की, नई तरह की डिमांड करते हैं, वो पुराना स्टॉक अपना निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करके भी अपने सामान को निकालते हैं, सेल वगैरह लगा देते हैं। सेल के यहाँ दो मतलब है, सेल एक तो बेचना ही होता है, दूसरा सेल का मतलब डिस्काउंटेड प्राइस वाली जो सेल होती है, ऑफर देना। तो उसका पर्पज यही होता है कि पुराना सामान निकालो। तो फिर एट दैट टाइम ये लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा। होना तो चाहिए था वो ज्यादा प्राइस पे बेचते, बट वो अब कम प्राइस करके बेच रहे हैं, तो ये लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, तो पुराने स्टॉक्स को, पुराने सामान को क्लियर करने के लिए भी जब किया जाता है तो ये लॉ काम नहीं करता। एक है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। कई बार आपने फिल्मों में या वो टीवी में से आता है, बंगले की नीलामी हो रही है, टेबल लगा के करते हैं वो, एक जना 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3 ऐसे करते हैं, हैमर सा लगा के, थोड़ी सी लगा के। तो उसका मतलब क्या है? ऑक्शन, नीलामी करना। ठीक है, अच्छा, अब वो 50 लाख एक, 50 लाख कोई ज्यादा प्राइस बोल देता है, जो ज्यादा बोल देता है उसको दे देते हैं। तो क्या वो बंगले की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है? प्राइस चाहे बढ़ भी रहा है, 50 लाख की जगह 55 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बंगला एक ही रहेगा, घर एक ही रहेगा, जिसकी नीलामी हो रही है, जो भी एसेट की नीलामी हो रही है वो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये लॉ काम नहीं कर रहा। होना तो चाहिए था कि प्राइस बढ़ा तो बंगले 2 होने चाहिए, पर नहीं होंगे, और प्राइस बढ़ा 3 होने चाहिए, नहीं होंगे। तो ऐसी कोई चीज जो होती है, खास करके ये चीजें जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप के, घर मकान दुकान इस टाइप के इमूवेबल होते हैं, जमीन जायदाद वाले, तो तब ये काम करता है। ठीक है, मतलब ये लॉ काम नहीं करता ऑक्शन के केस में। तो ये 2 3 केसेस हैं व्हेन दिस लॉ डज नॉट ऑपरेट। एक्सेप्शनली ये काम करता है, मतलब लोग वेट नहीं करते हाई प्राइस की, जो जितना आया काम निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन सप्लाई। अब ये एक अपना कॉपी के ऊपर बनाइए जरा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ऑल्दो डिमांड वाले में जैसे किया था वैसे ही करना है, बट सप्लाई लिख के। ये हेडिंग सेम ही है, यहाँ पर भी वही हेडिंग होता है, यहाँ भी वही लिख देते हैं, बट मीनिंग इसमें दोनों कवर करते हैं, मतलब कोई ना कोई हेडिंग अलग नहीं हो पाता है, तो ये सेम ही चल जाता है, बट आगे मीनिंग इनके अलग है। और इसको कह देते हैं मूवमेंट along the same supply curve। इधर हमने कहना है और shifts in supply curve, shifts in supply, S means supply पूरा लिख लेना, shifts in supply curve। अब ये मूवमेंट के नीचे फिर फर्दर 2 पार्ट, can anyone tell which parts can be there? क्या आएगा यहाँ पे? डिमांड वाला ही सिस्टम वही है, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो बस लिख लीजिए, वेरी गुड, पूरा पूरा लिख लो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। बस खुशी के मारे डिमांड नहीं लिखना है, क्योंकि 90% बच्चे डी लिख देते हैं, डिमांड लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब ऐसे ही यहाँ शिफ्ट्स है, तो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई।
नीचे ही रखो, ये बोतल गिर जाती है अपना ही हाथ उठ लग के खराब हो जाएगी। हाँ ये ठीक है। increase in supply या increase in supply। अब ये दो पार्ट बनाए क्यों, इसका क्या रीजन है? अभी हमने किया पहले assumptions मानी लॉ ऑफ सप्लाई में, प्राइस को कर देना एक तरफ, बाकी फैक्टर्स को एक तरफ। तो जो चेंज आते हैं सप्लाई में ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, दे आर नोन एज दिस लेफ्ट पार्ट। वो ये लेफ्ट पार्ट से रिलेटेड है, उसके करके होती है चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई। उसके साथ ये वर्ड यूज किया जाता है, चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई। ऑन द अदर साइड जो चेंजेस आते हैं प्राइस के करके नहीं, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इधर आना है अब प्राइस कांस्टेंट, प्राइस के चेंज को कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसा ही, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स जितने भी हैं, वो ऑफ नंबर ऑफ ये सारे, वो सारे। तो अदर फैक्टर्स के करके जो चेंज आए देन इट इज कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई। तो इसके करके होती है शिफ्ट, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब इसके करके होता है एक्सटेंशन कंट्रैक्शन। अभी हम इसको करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी आ जाएगा। पहले लेते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, हाउ कैन वी डिफाइन? ये डेफिनेशन आ जाए तो हम कहेंगे we will say other factors affecting supply they remain constant, उनमें वर्ड जैसे मर्जी बना लो, other factors remaining constant, comma, when due to a rise in price quantity supplied also rises। रिलेशन पॉजिटिव ही रखना है, उल्टा नहीं करना, सप्लाई वाला लॉ ही काम कर रहा है यहाँ पे। आई रिपीट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, comma, when due to a given rise in price of the commodity quantity supplied also rises, so then it is called extension। जैसे price supply, प्राइस है 1 रुपी, सप्लाई है 10 यूनिट्स की, प्राइस है 2 रुपीज, सप्लाई होगी 20 की, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो ये सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, राइज किया है इसने, बस क्या क्यों राइज किया है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, प्राइस के बढ़ने की वजह से, और किसी का इसके ऊपर कोई असर नहीं, इतना ही। ठीक है, अब इसका अगर बनाएं डायग्राम, इधर प्राइस इधर सप्लाई, पहले ये कंज्यूमर सप्लायर इज एट दिस पॉइंट, इसका नाम नहीं होगी, इसका बी 1 रुपी प्राइस पे ही इज सेलिंग 10 यूनिट्स, ये पॉइंट बना। अब 2 रुपीज प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई हैज आल्सो इंक्रीज्ड, अब हो गया ही हैज कम टू बी पॉइंट। सप्लाई का सेम ही रहेगा, बस वो ऊपर की ओर जाए, एरो विल बी अपवर्ड। तो एनी अपवर्ड एरो ऑन द सप्लाई कर्व, व्हाट डज इट शो? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ऐसे सिंपल ऐसे लाइन लगा के ऐसे एरो लगाए तो सीधा इसका मतलब है एक्सटेंशन की बात है। पहले कम थी सप्लाई कम प्राइस के ऊपर, अब ज्यादा हो गया प्राइस तो सप्लाई भी बढ़ा दी उसने। अपवर्ड एरो ऑन द सप्लाई कर्व शोज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। एसएस कर्व नहीं चेंज हुई, इसने अपनी जगह नहीं चेंज की है, बस इसके ऊपर पॉइंट चेंज हो गया, ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक, ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन अगर मान लो प्राइस है पहले 2 रुपीज, सप्लाई है 20 यूनिट्स की, प्राइस हो गया 1, सप्लाई हो गई 10 रुपीज 10 यूनिट्स की। तो अब ये सप्लाई हैज गॉट रिड्यूस्ड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर बट ओनली बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, सिर्फ प्राइस के गिरने के करके, कम होने के करके। इसका डायग्राम है इसमें थोड़ा जल्दी में यहाँ लिखने ही नहीं, बार बार लिखना पड़ता है। नाउ इट इज क्लियर, बट आपने पेपर में लिखना अगर आएगा तो लिखना है साथ में। अब ये पहले पॉइंट लगाएंगे, 2 रुपीज प्राइस पे सप्लाई 20, ये पॉइंट, 1 रुपी प्राइस पे सप्लाई 10, ये पॉइंट। इनको ज्वाइन करें, एसएस सप्लाई का, इसका नाम रखो, कुछ भी रखो, एच, कोई भी अल्फाबेट का नाम रख सकते हो, एल। अब मूवमेंट है फ्रॉम एच टू एल, जो पहले पॉइंट बनता है वो उसका नाम वो पहले आया, जो बाद में आया वो बाद में। तो डाउनवर्ड मूवमेंट इज देयर, लास्ट भी बातें नहीं करो, डाउनवर्ड मूवमेंट इज देयर। ठीक,
तो मूवमेंट फ्रॉम H to L shows contraction of supply. I hope it is clear. वैसे ही चल रहा है जैसे डिमांड वाला था, बट वहां पे नेगेटिव में था, यहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा है सारा कुछ. Upward movement on the same supply curve shows. अब ये MCQ में ऐसे भी आ सकते हैं, बताइए. Any upward movement on a supply curve shows extension of supply. Any downward movement on a supply curve shows contraction of supply. Why does why do these happen? Because of change in price only. यहाँ पर rise in price के करके यहाँ पे fall in price के करके. बाकी factors का no effect. उसमें वो जैसे हैं वैसे के वैसे. अब ये हो गया खत्म. तो अब इसमें मूवमेंट क्यों कहा जाता है? मूवमेंट मतलब एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर नीचे अगला घूमता रहता है, शिफ्ट नहीं करता. अपने ही बेंच पे ऐसे ऐसे हिलते जाओ, मूवमेंट. बट एक साइड का बेंच छोड़ के इधर आ जाओ तो शिफ्ट होती है. ठीक. अब करते हैं आगे. शिफ्ट में दो पार्ट है, इंक्रीज एंड डिक्रीज. ठीक है, अभी मैं ये मीटिंग बंद कर रही हूँ. ठीक है, इसको बंद करके दोबारा शुरू करती हूँ. ये कन्वर्ट होनी है. 2 मिनट का ब्रेक जब तक ये कन्वर्ट होती है. ठीक है.